हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्यूशन अर्थात विलियन या घोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि 2 ग्राम NaOH जो है, कितना ग्राम है, 2 ग्राम NaOH जो है वो प्रेजेंट इन 200 ml इट्स सॉल्यूशन। मतलब NaOH का कोई सॉल्यूशन है, कोई विलियन है जिसमें 200 मिलीलीटर वह विलियन है, उसमें 2 ग्राम NaOH है। यानी अगर देखा जाए तो NaOH जो यहाँ पर क्या कर रहा है, सॉल्यूट यानी घुल के काम कर रहा है। तो सॉल्यूट की मात्रा जो बता रहा है वह हमको दे रहा है 2 ग्राम, ठीक। और अगला कह रहा है कि हाँ NaOH के विलियन यानी सॉल्यूशन का जो आयतन है, वह आयतन यानी कि वॉल्यूम जो बता रहा है वह कितना कह रहा है, तो V बराबर बता रहा है 200 मिलीलीटर। तो हमसे जानना चाह रहा है कि मोलरिटी क्या होगा। तो देखो, पहले पढ़े होगे कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलरिटी जिसको हिंदी में मोलरता कहते हैं। मोलरिटी यानी बराबर होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अगर इसी को हम चाहें तो और थोड़ा सा और ब्रॉड मैनर में देखें तो कहेंगे A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल A इंटू V, जहाँ A सॉल्यूट की मात्रा, घुल्य की मात्रा बताता है ग्राम में, कैपिटल A उसका मोलेक्युलर मास होगा, यानी कि उसका जो घुल्य है उसका मोलेक्युलर मास आणविक द्रव्यमान होगा, और V विलियन का आयतन होगा, यानी सॉल्यूशन का आयतन होगा मिलीलीटर में। यानी इसमें अगर पहले वाले फॉर्मूला को यूज करोगे तो इसमें जो आयतन लोगे यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लोगे वह लीटर में लेना है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को यूज करना है तो इसमें जो आयतन लोगे वह मिलीलीटर में या नहीं तो सीसी में लोगे। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में इसको पुट करने की कोशिश करें तो सॉल्यूट की मात्रा कितना ग्राम दिया है, 2 ग्राम दिया हुआ है, गुने 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्यूट का जो मोलेक्युलर मास है NaOH है। अगर NaOH का मोलेक्युलर मास निकालना चाहो तो उसमें जो भी एटम है उसके एटॉमिक मास को जोड़ दो। यानी सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो जोड़ोगे तो आएगा 40। तो यहाँ अगर हम पुट कर दें 40 इंटू आयतन कितना है तो 200 मिलीलीटर है। अगर देखें तो यहाँ पर 5 के मतलब कटेगा, यानी 5 दूनी 10 बाई 40, अगर इसको करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.25, जो यही मोलरिटी हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन A नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि 214.2 ग्राम शुगर का सॉल्यूशन है। शुगर का सॉल्यूशन का मतलब एक तरह से कहो शरबत है। उस शरबत में 34.2 ग्राम शुगर घुला हुआ है। यानी अगर देखें विलियन जिसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन, विलियन यानी कह रहे हैं सॉल्यूशन की मात्रा अगर हम लोग देखें तो कितना सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बता रहा है 214.2 ग्राम चीनी का शरबत है। उसमें जो चीनी है यानी जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है, घुलने का काम कौन कर रहा है, तो चीनी कर रहा है, जिसकी मात्रा कितना दे रहा था, 34.2 ग्राम दे रहा है। अगर चीनी का मोलेक्युलर मास देखना चाहे कि चीनी का आणविक द्रव्यमान अगर देखना हम लोग चाहें, आणविक द्रव्यमान जिसको हम लोग मोलेक्युलर मास कहते हैं, तो बराबर होता, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, कार्बन का होता है 12 तो 144, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 तो 22 है तो 22, अब प्लस 16 गुने 11 176, इसको निकालोगे आएगा 342।
तो इस प्रकार से अगर हमको निकालने क्या कह रहा है, मोलल यानी मोललिटी निकालने कहता है, तो फॉर्मूला होता है मोललिटी यानी मोललता, जिसको हम लोग मोललता कहते हैं। मोललिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, मोललता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोल पर केजी, या नहीं तो इसी को कह सकते हो A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल A इंटू बी। यानी देखो मोलर यहाँ पर क्या है, ए तो वही सॉल्यूट की मात्रा हो जाएगी, घुलने की मात्रा हो जाएगी ग्राम में, ए उसका मोलर मास हो जाएगा यानी जो आणविक द्रव्यमान कह सकते हो, और बी जो बताता है वो सॉल्वेंट के बारे में बताता है, जिसमें घुला हुआ है, घोलक की मात्रा के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो ए तो हमको पता चल रहा है कितना है, 34.2 ग्राम चीनी घुला हुआ है गुने 1000, और कैपिटल ए अगर चीनी का देखें तो 342 अभी हम लोग निकाले थे 342। अगर देखा जाए बी कि सॉल्वेंट कितना होगा, तो देखो सॉल्यूशन की मात्रा दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा दिया हुआ है, अगर इन दोनों को हम घटा दें तो हमको घोलक यानी सॉल्वेंट की मात्रा मिल जाएगा। तो सॉल्वेंट की मात्रा अगर यहाँ से देखें तो 220 हो गया, यहाँ 440 हो गया, ये हो गया कितना 11, 8 3 11 यानी 180 हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ पर हम 180 रख दें, इस पॉइंट के बदले अगर करें तो 10 कर देते हैं, देखो ये से ये कट गया, ठीक है, 3 शून्य से ये 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, कितना बचा 10/18 हो गया। अगर इसको हम लोग भागा दे दें तो 18×95 यानी आ जाएगा 0.55, ये हो जाएगी स्मॉल एम, मोललता को स्मॉल एम से हम लोग सूचित करते हैं, तो 0.55। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही होगा। अगर तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहता है कि नॉर्मेलिटी ऑफ इतना एम फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पर दो चीज समझो, एम कैपिटल एम देगा मतलब मोलरिटी दे रहा है, यानी हमको क्या दे रहा है, मोलरिटी, यानी क्या दिया, मोलरता दे दिया है। मोलरता कितना दे दिया है, तो दिया है 0.3। एसिड कौन सा है, फॉस्फोरस एसिड है। एसिड कौन सा है, फॉस्फोरस एसिड है, जिसका फार्मूला है H3PO3। यह डाइप्रोटिक एसिड होता है, 2H+ आयन का लॉस करता है और प्लस बनाता है HPO3-2, यानी यहाँ पर H+ आयन कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, तो यानी H+ आयन जो देता है उसको N से डिनोट करेंगे, यानी N का मान कितना हो गया 2। तो हमको पूछता है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नॉर्मलता, या उसी को हिंदी में कहते हैं सामान्यता। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच संबंध होता है N इंटू मोलरिटी, N इंटू मोलरिटी, जहाँ N बताता है किसी बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी, यानी कितना H+ दे रहा है, कितना वो H- दे रहा है। तो यहाँ पर देखो N कितना दिया है 2, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मोलरिटी हमको दिया था 0.3, तो हमारा हो जाएगा 0.6, यानी आंसर बी नंबर हमारा सही होगा। अगला कहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कहाँ डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है, सबसे पहले समझो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कहता है कि वह किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो केवल और केवल उसमें घुले हुए सॉल्यूट, यानी जो घुला हुआ है, उस घुल्ले के कणों की संख्या पर, यानी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं अनुसंख्य गुण। तो यानी कि हो गया उसके कणों की संख्या। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह 4 प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला को कहा जाता है RLVP, जिसको पूरे नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन, या आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन भी मिलेगा। दूसरा है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कितना हो रहा है, जिसको हिंदी में कहेंगे क्वथनांक उन्नयन।
तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना से कमी आया, जिसको हिंदी में कहते हैं हिमांक अवनमन। और चौथा नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो ये 4 प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा। एक चीज और जानो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मान है वह वांट ऑफ फैक्टर, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। जिसका वांट ऑफ फैक्टर का मान ज्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, मतलब ये सब ज्यादा होगा। और जिसका वांट ऑफ फैक्टर का मान कम होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगा। अब बात आती है कि तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे पता करेंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। ये 3 केस में 3 तरह से हो सकता है। पहला कि अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। कैसा हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब कि जो पानी में जाकर के आयोनाइज नहीं होता हो, यानी नहीं टूटता हो। तो पहला तो सॉल्यूट हुआ है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब आयोनाइज नहीं होता हो। दूसरा कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट करे, यानी अगर सॉल्यूट टूटे, पानी में जब डालें तो आयन में टूट जाए। जैसे NaCl को हम लोग डालते हैं, तो NaCl को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस देता है, तो देखो ये आयन में बदल गया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो वही कहता है कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट करे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाए। और तीसरा है कि अगर सॉल्यूट एसोसिएट करे। क्या करे? एसोसिएट करे, मतलब 2 मॉलिक्यूल डाले और दोनों मॉलिक्यूल मिलकर करके एक साथ कंबाइंड कर गया, जुट गया, तो उसको हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। तो ये 3 केस में वांट ऑफ फैक्टर का मान अलग अलग होगा। अगर पहला है कि अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाले हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं, और अगर सॉल्यूट न तो एसोसिएट कर रहा है न तो डिसोसिएट कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 होता है। उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान कितना होता है? 1 होता है। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 होगा। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जनरली प्राय वो आयोनाइज नहीं होते, तो बल्कि एसिड को छोड़ करके, ऑर्गेनिक एसिड को छोड़ के वो आयोनाइज होता है, 100% नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो यहाँ पर जो आयोनाइज नहीं होगा, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या होगा? 1 होगा। दूसरा है कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट करे, तो डिसोसिएट करे इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है I बराबर 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, जहां n बराबर बता देगा कि टूट करके कितना आयन देने वाला है। जैसे अभी बोले कि NaCl अगर टूट कर करके दे रहा है Na प्लस और Cl माइनस, मतलब कई गो आयन दिया, एगो Na प्लस दिया, एगो Cl माइनस दिया, यानी टोटल दिया 2, यानी n का मान कितना हो गया? 2। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना % टूटता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो 100% टूटेगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग साल्ट। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है तो वह 100% टूटेगा, और 100% टूटेगा तो उसके लिए अल्फा का मान कितना होगा? 1 होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब कि जो 100% नहीं टूटता है, उसके लिए अल्फा का मान 1 से कम होगा। जैसे हो सकता है 75% टूटे, या हो सकता है 50% टूटे, या हो सकता है 25% ही सॉल्यूशन में टूटे, मतलब पूरी तरह से नहीं आयोनाइज होता हो, पूरी तरह से नहीं टूटता हो, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, यानी सॉरी वांट ऑफ फैक्टर नहीं, उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। ठीक है, तो I बराबर 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, ग्लूकोज जो है वह आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया ये दोनों है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयोनाइज नहीं होगा, तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान कितना कहेंगे? 1 कह देंगे। अब ये दोनों देखो इलेक्ट्रोलाइट है, ये दोनों आयोनाइज होगा, तो दोनों आयोनाइज होगा तो उसके लिए क्या करते हैं, तो निकाल के देखते हैं कैसे वांट ऑफ फैक्टर निकलता है। सो हम लोग निकाल के देखते हैं। तो देखो निकालने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं कि
निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, तो I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, चूंकि दोनों आयोनाइज हो रहा है। अगर हम K2SO4 को तोड़ें तो यह आयोनाइज होकर देगा 2K प्लस और प्लस देगा SO4 माइनस 2, यानी नंबर ऑफ आयंस देखें तो 2 पोटेशियम 1 सल्फेट आयन, टोटल कितना हो गया 3। तो उस केस में अगर हम I बराबर निकालें तो 1 प्लस n का मान 3 माइनस 1, और चूंकि यह स्ट्रॉन्ग साल्ट है 100% टूटेगा, तो उसके लिए अल्फा का मान 1 लेंगे, यानी इज इक्वल टू निकल के आएगा 3। दूसरे केस में अगर NaCl की बात करें तो NaCl अभी थोड़ी देर पहले तोड़ के हम लोग देखे थे, क्या पड़ा था Na प्लस और Cl माइनस, यानी यहाँ आयन की संख्या n बराबर कितना निकला 2, तो I बराबर कहेंगे 1 प्लस 2 माइनस 1, चूंकि यह भी 100% आयोनाइज होता है, इसलिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान 1 होगा, तो इस केस में आ जाएगा कितना 2। और जब 2 आ गया तो अभी हम बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम फैक्टर, तो सोचो कि इन दोनों का तो 1 रह गया, तो ये तो पहले ही छट गया, इसमें इसका क्वांटम फैक्टर 3 आ रहा है, इसमें इसका क्वांटम फैक्टर 2 आ रहा है। अभी बोले कि जिसका क्वांटम फैक्टर का मान ज्यादा होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा यहाँ होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी वहां सबसे ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी वहां ज्यादा होगा, RLVP का मान, मतलब कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लो, अगर क्वांटम फैक्टर का मान ज्यादा है तो उसका फिर वह वैल्यू भी ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। देखो एक क्वेश्चन पे मैं कोशिश करता हूं कि काफी ज्यादा से ज्यादा समय दे सकूं, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपका क्लियर हो जाए, जो भी थ्योरेटिकल उससे है संबंधित, जो भी थ्योरी आ रहा है उसको मैं कोशिश करने का मतलब क्लियर करने का कोशिश करता हूं, तो थोड़ा समय उसमें लगता है। देखिए अगला है कि मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की मोलैलिटी। हम लोग जानते हैं कि मोलैलिटी मतलब मोललता बराबर होता है मोल पर केजी। अगर हम 1 केजी वाटर की बात करें तो 1 केजी वाटर बराबर, अगर 1 केजी वाटर की बात करें तो इसमें बराबर कितना मोल होगा, यह मोल अगर हमको पता करना हो तो कैसे करेंगे। 1 केजी वाटर मतलब कितना, 1000 ग्राम। समझो पहले ऐसे कि मोल बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास बाई मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास, मोलर नहीं क्योंकि मोलेक्युलर मास, गिवन मास बाई मोलेक्युलर मास। अगर गिवन मास की बात किया जाए तो 1000 ग्राम है और मोलेक्युलर मास पानी का 18 होगा, यानी इस केस में हमारा आएगा 55.55 मोल। तो अब हम मोलैलिटी निकालेंगे, तो हम लोग मोलैलिटी बराबर कह सकते हैं, मोल कितना आया 55.55 और केजी कितना लिए थे 1 केजी, यानी हमारा आएगा 55.55, जिसको लगभग 55.6 भी कह सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जनरली इसको निकालने की कोशिश करना, सीधे याद रख लेना जनरली कि 55.6 होता है मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर का। ठीक है, आगे देखो, अगला कहता है कि ये सॉल्यूशन दैट ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी कहता वह सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। आप जानते हो हम लोग ऐसे जनरली कहते हैं कि जो नियम के अनुसार चले उससे हम लोग, जैसे भगवान राम को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श पुरुष कहते हैं, आइडियल मैन कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आइडियल पर्सन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दैनिक जीवन में मनुष्य जीवन का जो भी नियम है उसको उन्होंने सही से पालन करने का कोशिश किया। हालांकि कुछ जगहों पर उनके साथ ऐसी परिस्थिति आ गई कि 2 चीज़ों को चुनने में, 2 घटनाओं को अपनाने में, 2 चीज़ों को डिसीजन लेने में थोड़ा कष्ट लगा। जैसे सीता माँ का त्याग करना पड़ा, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको डिसीजन लेने में कष्ट लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजधर्म को चुना।
और वही आपको आपके भी जीवन में कभी होगा क्या कि कुछ ऐसी घटनाएं आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी जहां आपको दो चीज में से एक को चुनना होगा। वहीं पर आपका डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन लेने की आपकी क्षमता को वहां पर बताएगा कि आपका डिसीजन लेने की क्षमता कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो आदर्श उसको कहते हैं कि जो ऐसा नहीं है कि जो नियम के अनुसार चले। अब नियम के अनुसार दो तरह से चलता है। एक क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन है, उसके अनुरूप है तो नियम के अनुसार चलेगा, और थोड़ा सा अनुरूप नहीं हुआ तो नियम से हट जाएगा, तो उसको आइडियल नहीं कहेंगे। आइडियल वह है जो हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में भी नियम से डिगे नहीं, अपने रास्ते से हटे नहीं, उसे आइडियल कहते हैं। तो यहाँ पर कहा रहा है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, मतलब हर कंडीशन, हर परिस्थिति में जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन उसको हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि नियम राउल्ट के, हालांकि पूरी तरह आदर्श कुछ होता नहीं, इसलिए इसको भी हाइपोथेटिकल माना जाता है कि रियल में आइडियल सॉल्यूशन होता नहीं, लेकिन फिर भी उसको हाइपोथेटिकल के रूप में मान के चला जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन। हो क्या रहा है? एसोसिएशन हो रहा है इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जब उसको डाला गया, घोलक में किसी कंपाउंड को डाला गया, तो क्या हो रहा है? जुट रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो कहता है उसके लिए वांटअप फैक्टर का मान क्या होगा? देखो इसका अच्छा एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको भी जब दो मॉलिक्यूल को डालते हैं बेंजीन में, तो यह भी एसोसिएट हो जाता है, CH3COOH का होल 2 हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ एसोसिएशन का होगा, और जब एसोसिएशन होगा तो उसके लिए वांटअप फैक्टर का फॉर्मूला I बराबर 1-1/n इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला है फॉर एसोसिएशन। किसके लिए? तो फॉर एसोसिएशन की केस में ये है। किसके लिए? एसोसिएशन के केस में। और डिसोसिएशन के लिए बताए थे I बराबर 1+n-1 इंटू अल्फा। ये किसके लिए बताया गया था? तो फॉर डिसोसिएशन, यानी जब सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला रहे हैं, तो अगर जुड़ जाए, अगर सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला रहे हैं, एक मिनट कहाँ चला गया? अगर सॉल्वेंट में सोल्यूट हम लोग मिला रहे हैं तो फिर क्या है? कहाँ सॉल्वेंट में, हाँ यहाँ देख, अगर सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला रहे हैं, अगर जुड़ जाए तो जुड़ने के केस में उसे हम लोग क्या कहेंगे? एसोसिएशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? एसोसिएशन कहेंगे। और जब टूटे तो उसे क्या कहेंगे? डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन के लिए वांटअप फैक्टर ये हो गया, डिसोसिएशन के लिए वांटअप फैक्टर ये हो गया। अब दोनों फॉर्मूला में गौर करो तो यहाँ पर एक में से घट रहा है, ये जो पोर्शन है वह एक में से घट रहा है, और दूसरे फॉर्मूले जब डिसोसिएशन हुआ तो एक में जुट रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पोर्शन कुछ भी होगा तो निश्चित है कि उसका I का मान हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। यानी एसोसिएशन के केस में I का मान हमेशा 1 से कम होगा, और डिसोसिएशन में ये वैल्यू कुछ भी होगा तो चूंकि ऐड हो रहा तो 1 से ज्यादा ही होगा, यानी इसके लिए I का मान क्या होगा? 1। यानी एसोसिएशन में वांटअप फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होता है, और डिसोसिएशन में वांटअप फैक्टर का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। और शुरू में बताया कि अगर ना तो वो आयोनाइज हो, यानी ना तो एसोसिएट हो और ना तो डिसोसिएट हो, तो उसके लिए वांटअप फैक्टर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये तीनों घटना हम लोग देख लिए। तो यहाँ क्या कह रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन में कि इट इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कहता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है हमरा कि 342 ग्राम केन शुगर केन जानते हो कि गन्ने के रस को प्रोसेसिंग कर करके चीनी बनाया जाता है। तो केन शुगर का मतलब समझ जाओ चीनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि 342 ग्राम चीनी को 1000 ग्राम वाटर में घोला गया। 342 ग्राम चीनी को 1000 ग्राम वाटर में घोला गया। यानी अगर देखें तो सॉल्वेंट
की मात्रा जो हमको पता चल रहा है, कितना में घोला है जी, तो सॉल्वेंट की मात्रा हो गया 1000 ग्राम। उसमें क्या घोला है, चीनी घोला है, यानी चीनी जो कि सॉल्यूट का काम कर रहा है, घुल्य का काम कर रहा है, तो चीनी की मात्रा कितना निकल के आया है, दिया है, तो 342 ग्राम दिया है। यानी 1000 ग्राम पानी में 342 ग्राम चीनी घोला। तब पूछ रहा है कि वो जो सॉल्यूशन है कितना पर फ्रीज करेगा, द सॉल्यूशन विल फ्रीज। आप जानते हो कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूट मिलाने के कारण वेपर प्रेशर घटता है, जिसके कारण उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर भी घट जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर भी कम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी घटता है। तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर KF का मान देखो वाटर के लिए दिया है 1.86 अकॉर्डिंग टू राउल्ट या फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट साहब कहे थे कि अगर कोई किसी सॉल्वेंट में हम अगर सॉल्यूट डाल रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगा वह डेल्टा TF बराबर होगा KF इंटू A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल A इंटू B। यानी कि यह क्या बता रहा है, मोलैलिटी बता रहा है। यानी एक तरह से क्या था फॉर्मूला, तो डेल्टा TF बराबर क्या था, KF इंटू मोलैलिटी था, यही था। अब अगर इसमें देखें तो KF का मान हमारा कितना दिया है, 1.86 दिया है। A का सॉल्यूट की मात्रा कितना दिया है, 342 दिया है इंटू 1000। और चीनी का मोलिकुलर मास तुमको पहले ही हम बताए थे कितना, 342 ही होता है। और सॉल्वेंट कितना लिया है, 1000 ले लिया है। अगर देखा जाए तो ये पूरा मान कट के 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1.86 आ गया। ये 1.86 क्या है, डेल्टा TF है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 1.86। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन कितना पर फ्रीज करेगा, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो चूंकि देखो डेल्टा TF बराबर होता है TF नॉट, यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस TFS सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर इसका देखें तो ये तो मान आया 1.86। देखो यहाँ से ये कितना आया, 1.86 इज इक्वल टू प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप जानते हैं कितना डिग्री होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस TFS। तो इसलिए हमारा TFS कितना निकल के आया, -1.86। हमारा देखो -1.86, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इतना में दे दिया, बोल रहा है कि बताइए कौन सा किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर समझना, 2-3 चीज देखना। सबसे पहले कंसंट्रेशन पे ध्यान देना। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि कहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, कहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, कहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर पूछता है तो सबसे पहले कंसंट्रेशन पर ध्यान देना। अगर सभी का कंसंट्रेशन सेम है तब केवल सबका वांटर फैक्टर निकाल लेना, उतना से काम हो जाएगा। जिसका वांटर फैक्टर का मान ज्यादा होगा उसका ज्यादा हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन अलग अलग हो तो वहां पर आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालना होगा। इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है ये समझो, तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन बराबर होता है कंसंट्रेशन इनटू वांटर फैक्टर। यानी कंसंट्रेशन और वांटर फैक्टर को गुना कर दोगे वही इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकल जाएगा। अब अगर देखें यहाँ पर इन तीनों का वांटर फैक्टर निकालें तो चूंकि यूरिया तो आयोनाइज होगा नहीं, तो उसके लिए आई का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पर ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए I इज इक्वल टू 1 रहा। इन दोनों में, इन दोनों जो साल्ट है वो 100% टूटता है, यानी 100% आयोनाइज होगा, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, एक चीज ध्यान देना कि अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो, इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान कितना लिया जाता है, 1, यानी अल्फा का मान 1 होता है।
इस केस में वांट ऑफ फैक्टर यानी आई का मान हमेशा नंबर ऑफ आयंस के बराबर हो जाएगा। यानी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में वांट ऑफ फैक्टर का मान किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो नंबर ऑफ आयंस देखो, तो एक पोटेशियम आयन में टूटेगा, एक नाइट्रेट में टूटेगा, यानी कितना आयन देगा, 2। यहाँ पर 2 सोडियम आयन में टूटेगा, एक सल्फेट आयन में टूटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम सबका वांट ऑफ फैक्टर निकाल लिए। अब इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकाल के देखते हैं। पहले वाला में है 1 इंटू, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना है 0.01, यानी आया कितना 0.01। दूसरे केस में कितना है तो वांट ऑफ फैक्टर वांट ऑफ फैक्टर कितना दिया है 2, और मल्टीप्लिकेशन में किसी को आगे पीछे रखो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना है 0.01, तो ये निकल के आएगा 0.02। तीसरे केस में कितना है तो है 3 वांट ऑफ फैक्टर, कंसंट्रेशन है 0.01 यानी हो गया 0.03। और चौथे केस में कितना हो गया तो हो गया 1 इंटू 0.015, ये हो गया 0.015। अब देखो तो कहां पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, और जहां इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा वहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी ज्यादा होगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है ना, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर एक चीज और समझो कि बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछता है तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू होता है वांट ऑफ फैक्टर। कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट बताना, वांट ऑफ फैक्टर जिसका मान ज्यादा होगा वो आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर खाली फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है, ध्यान देना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। गौर करना इस बात पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक अवनमन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्य गुण है। फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु कभी भी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अनुसंख्य गुण नहीं है। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो 1 बटा वांट ऑफ फैक्टर कर देना। ठीक है, अगर ये तो जान रहे हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। यानी वांट ऑफ फैक्टर चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से कोई भी होगा, अगर वांट ऑफ फैक्टर का मान बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर केवल हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, केवल फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अनुसंख्य गुण नहीं है। तो केवल अगर इस पॉइंट पे बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर और फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का हमको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर का मान जहाँ ज्यादा होगा वहीं, तो यहाँ पर क्या है इफेक्टिव कंसंट्रेशन यही ज्यादा है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्यान देना इस पर कि 0.004 m सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट किसका है, यानी 0.004 m सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर कहता है कि आइसोटोनिक विद, आइसोटोनिक उसे कहा 3 तरह का सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। जैसे मान लेते हैं यह है कोई है सॉल्यूशन 1 और कोई है सॉल्यूशन 2। ठीक, अगर सॉल्यूशन इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग π1 माने, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को π2 माने। अगर सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन 1 को कहेंगे इट इज हाइपरटोनिक ऑफ सॉल्यूशन 2। क्या है, यानी सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है किससे, 2 से, तो इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। किसके सापेक्ष में, सॉल्यूशन 2 के सापेक्ष में। ये टर्म जब भी तीनों लगता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, तो किसी के सापेक्ष में लगता है। जैसे ग्रेटर देन, मोर देन, किसी के रेस्पेक्ट में आप बात करते हैं, उसी तरह से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष में बात करेंगे। तो जैसे अगर पहला का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है तो इसको कहेंगे हाइपरटोनिक है, किसका, तो सॉल्यूशन 2 का। और सॉल्यूशन 2 के बारे में अगर बात करेंगे तो कहेंगे यह हाइपोटोनिक है सॉल्यूशन 1 का।
क्या है, हाइपोटोनिक है यानी अल्प पराशरी है, ये दीर्घ पराशरी हो गया, अल्प पराशरी हो गया। तो हाइपोटोनिक है किसका, सॉल्यूशन 1 का है, क्योंकि इसका कम है। तो उस तरह से अगर दोनों का बराबर हो जाता ऑस्मोटिक प्रेशर, तब इसके लिए टर्म यूज होता आइसोटोनिक। तब क्या टर्म होता, आइसोटोनिक। तो यहां हमसे कह रहा है आइसोटोनिक है किसका, यानी किस सॉल्यूशन का आइसोटोनिक है जी, तो ग्लूकोज का। यानी कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4, चूंकि आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ किसका, ग्लूकोज का। एक चीज तो बात निकल गया है, आइसोटोनिक से ये बातें निकल के आई। अब हमको आगे क्या कह रहा निकालने, कहता है एट सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या है, T बराबर कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा है। फिर कहता है कि द एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, मतलब कि Na2SO4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। अब देखो, अभी बोले थे कि Na2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% टूटेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मान 1 होगा। अगर 100% टूटता ही तो फिर ये पूछने की क्या जरूरत था। अगर पूछ रहा है इसका मतलब है कि ये 100% नहीं टूट रहा है, यानी हमको अल्फा का मान यहां से निकालना होगा। तो अल्फा का मान निकालने के लिए हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई बराबर होता है ICRT। क्या होता है, पाई बराबर ICRT। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग बात करें तो R और T तो दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों अब खाली कंस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी पाई कहेंगे Na2SO4 बराबर अगर है पाई किसका, तो ग्लूकोज का। इसका मतलब यह जान है कि I किसका, Na2SO4 का गुने कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन है जी, तो 0.004 बराबर ग्लूकोज तो जानते हो कि आयोनाइज होगा नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, I का मान 1 होगा। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.01 दिया है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, I का मान निकाल लेंगे, यानी किसका वांट फैक्टर, सोडियम सल्फेट का वांट फैक्टर का मान निकाल लेंगे। तो I बराबर देखो कितना निकल गया है, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.004, अगर देखें तो बचा 10/4, यानी आया कितना 2.5। ये क्या आया, वांट ऑफ फैक्टर I बराबर हमारा आया 2.5। लेकिन हमको I वांट ऑफ फैक्टर से मतलब नहीं है, हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहता है। तो टूट रहा है, इसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा होता है। अब 1 + n-1 इंटू अल्फा होता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले ताकि जगह मिल जाए हमको लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Na2SO4 को अगर हम लोग आयोनाइज करके देखें तो टूटेगा 2Na+ अब प्लस टूटेगा SO4-2। यहाँ पर n का मान कितना हो गया 3, तो हम कह सकते हैं I = 1 + n का मान 3 - 1 I इंटू अल्फा हमको निकालना है। यानी I का मान कितना निकल के आया है 2.5 = 1, और इसको कहेंगे प्लस, अगर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 अल्फा, ठीक है। यानी 2 अल्फा बराबर कितना होगा, इधर जाएगा घटेगा तो बच जाएगा 1.5, 1 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0.75। यानी नियरली परसेंटेज अल्फा की बात करें तो 75% ही सोडियम सल्फेट टूट रहा है। मतलब जो सोचते थे 100% वो 100% टूट नहीं रहा है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, कहता है कि द रूल दैट स्टेट, क्या रूल दैट स्टेट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। यानी वह नियम जो बताता है कि किसी तरल में गैस की घुलनशीलता सीधा किसका समानुपाती हो रहा है, तो दबाव का सीधा समानुपाती होता है। कौन सा नियम यह बता रहा है, तो यहाँ पर 4 नियम दिया है। चारों नियम को एक करके हम लोग देखते जाएंगे कि कौन सा नियम क्या करता है, फिर अंत में हमको पता चल जाएगा क्या है। जूल्स लॉ आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है
तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, और कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है वो बताने का काम कौन करता है? जूल से। यानी जूल बताता है कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट प्रोड्यूस होता है उसे जूल्स लॉ कहते हैं, वही जूल लॉ बताता है वो। तो ये तो हमारा नहीं हो पाएगा। दूसरा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बताता प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। बॉयल्स लॉ आइडियल गैस इक्वेशन जब पढ़िएगा तो वहां पर आइडियल गैस 4 नियम से मिलकर बना था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। तो वहां पर बॉयल्स लॉ कहता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी ये प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में बता रहा है, जबकि हमको क्या जानना है? सॉल्युबिलिटी। मतलब ये भी नहीं हो गया, पहला वाला भी नहीं हो गया। तीसरा नंबर हेनरी लॉ, ठीक है। उससे पहले हम लोग चार्ल्स लॉ जाने। चार्ल्स लॉ बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन, यानी ये भी हमारा नहीं होगा। हेनरी लॉ ही बताता है, यही हेनरी लॉ हमको बताता है, क्या बताता है? कि किसी लिक्विड, लॉ कहता है कि किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। फिर पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, आप कभी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोलो, एक अजीब सा आवाज आता है, जैसे लगता है कि गैस इवॉल्व हुआ, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है। देखते हो कोल्ड ड्रिंक का बोतल, स्प्राइट का बोतल या जो भी बोतल खरीदते हो, उस समय जब नया नया लो तो टाइट रहता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है ताकि वो डिसॉल्व हो, और डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3, इसीलिए लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर, उसमें लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर। तो हाई प्रेशर पर जब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस बात को बताने वाले कौन थे? हेनरी थे, और यही हमसे पूछा, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम आपको बता रहे थे कि 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शुरू में सबसे स्टार्ट में ही बताए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का था। अगर ध्यान से देखे होंगे तो सबसे पहला बताए थे RLVP, जिसको हिंदी में पूरा नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन। एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हो गया। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है जब सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हो गया। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको परासरण दाब के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब उसमें से चेक कर लो कौन तुम्हारा फिट बैठ रहा है, कौन फिट नहीं बैठ रहा है। डेल्टा TF तो है, पाई ये भी है, ठीक है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। तीसरा डेल्टा TB ये भी है। अगर हमारा नहीं है तो क्या है? KB है, जिसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा, यानी डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 13 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन, यानी विलयन के संयोज्य गुण यानी उसको अनुसंग गुण कहते हैं, वह है जो निम्नलिखित पर निर्भर करता है। संयोज्य गुण कहने के मतलब हो गया कि अनुसंख्य गुण, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अनुसंख्य गुण कहा जाता है, ठीक है। अनुसंख्य गुण वह है जो निर्भर करता, शुरू में बताए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी है जो केवल इस बात पे निर्भर करता है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल यानी सॉल्यूट के कणों की कितनी संख्या है, यानी केवल और केवल सॉल्यूट के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, केवल उसी पर निर्भर करता है, उसे अनुसंख्य गुण कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले कह रहा है कणों के आकार, जो कि नहीं होगा। दूसरा कह रहा है विलायक की प्रकृति, यानी सॉल्वेंट की प्रकृति, ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है केवल कणों की प्रकृति, मैंने प्रकृति नहीं बोला, क्या बोला? कणों की संख्या पे। और अगर अंतिम वाला ऑप्शन देखो तो लिखा केवल कणों की संख्या, यानी यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कहता है कि विच एमंग द फॉलोइंग पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन। यहां पर ध्यान देना, कह रहा है कि
कह रहा है कि कौन सा है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखो, जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वह है जिसको शुरू में बोले आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब आदर्श विलयन, यानी आइडियल सॉल्यूशन वह है जो हर परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता हो। आदर्श है तो आदर्श है तो नियमानुसार चलेगा, नियम के अनुकूल चलेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो हमेशा जिसका आदत है रूल तोड़ने का, जिसकी हमेशा रहती है टेंडेंसी कि रूल के विरुद्ध चलेंगे, तो उसे कहा जाता है नॉन आइडियल। अब आइडियल सॉल्यूशन है, जो आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या है नियम पालन करता है, तो राउल्ट का नियम का पालन करेगा। मतलब कहता है कि इसमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं तो जो वॉल्यूम, जो मिक्सचर का वॉल्यूम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी सॉल्यूट, जैसे हम लोग एक गिलास पानी में जनरली चीनी मिला देते हैं अगर 50 ग्राम, तो हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक तरह से आइडियल सॉल्यूशन हालांकि फ्लाइट चेंज कर सकता है, लेकिन मान के चलते कि नहीं चेंज हुआ तो उसको कहते हैं कि वॉल्यूम मिक्सचर क्या है, डू नॉट चेंज, यानी आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा कहता है कि उसके इंथैल्पी, जो मिक्सचर बना उसके हीट में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है कि अगर मिला रहे हैं और मिक्सचर का वॉल्यूम अगर चेंज कर जाए, नॉट इक्वल टू 0, जैसे अगर हम एक गिलास, आधा गिलास पानी में आधे गिलास अल्कोहल डाल दें, जिसको वाइन कहते हैं, तो क्या वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पूरा एक गिलास हो जाएगा। हाफ गिलास पानी था, हाफ गिलास वाइन डाले तो पूरा पैक कितना बना, एक गिलास का। तो वह एक गिलास हो गया, यानी वॉल्यूम वहां क्या हो गया, चेंज कर गया। तो वह आइडियल सॉल्यूशन नहीं बल्कि कैसा में चला गया, नॉन आइडियल में। दूसरी चीज है कि अगर हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसका मिक्सचर का जो इंथैल्पी यानी हीट है वह चेंज कर जाए, जैसे पानी में आप ग्लूकोन डी डालते हैं, गिलास को पकड़ के देखना गिलास थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि हीट टेम्परेचर चेंज कर गया, यानी वो कैसा है, नॉन आइडियल में कह देंगे। अगर देखें कि पानी में अगर हम लोग चूना डालते हैं तो क्या होता है, हीटेड हो जाता है, मतलब वहां भी इंथैल्पी चेंज हो गया। ठीक है, तो जहां वॉल्यूम के मिक्सचर का चेंज ना करे, डेल्टा एच चेंज ना करे, आइडियल सॉल्यूशन मतलब राउल्ट के नियम का पालन करेगा। और नॉन आइडियल हो गया जिसमें चेंज कर जाए। तो ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बात कर लिए। उसके बाद अब कहता है कि अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल में दो प्रकार का हो सकता है, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या निगेटिव डेविएशन होगा। मतलब पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन कहने का मतलब यह हुआ कि राउल्ट साहब के नियम के अनुसार जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वह वैल्यू और एक्सपेरिमेंट से जो हम मेजर कर ले वह वैल्यू दोनों में अंतर हो, मतलब हमारा वैल्यू बढ़ जाए तो उसे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन में कहेंगे, और अगर वैल्यू घट जाए तो उसे हम लोग निगेटिव। यानी वेपर प्रेशर अगर कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर का मान एक्सपेक्टेड से अगर ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर एक्सपेक्टेड से कम हो जाए तो निगेटिव डेविएशन, यानी वो कैसा है, नॉन आइडियल में है। अब यहाँ पर तो अभी तक हम आप लोग को खाली बता रहे थे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताए हैं। अब चलते हैं असली क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखो, अगर देखें चारों ऑप्शन में हम लोग चूज करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या कहता है जिसके बारे में, तो देखो क्या है। पहला कहता है कि वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर यानी H2O प्लस HNO3, जब इन दोनों को मिलाओगे तो इन दोनों के जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी दोनों को मिलाओगे तो रिश्ता और घनिष्ठ हो जाएगा,
कौन सा बॉन्ड बनेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और जहां भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ेगा मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। अब ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा मतलब वेपर कम बनेगा, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ना वेपर बनेगा, तो यानी वेपर कम होगा। यानी इस केस में जो एक्सपेक्टेड वेपर, जो हमारा वेपर प्रेशर है वह हमारा एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से घट जाएगा। यानी ये कैसा डेविएशन शो करेगा? निगेटिव डेविएशन शो करेगा। कौन? वाटर और नाइट्रिक एसिड का। बेंजीन और मीथेनॉल, अगर बेंजीन और मीथेनॉल का देखें तो ये इसका, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। वाटर और HCl, वाटर HCl को जब मिलाओगे तो ऐसे तो HCl वाटर के साथ नॉर्मल केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक साइज छोटा होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। और इसका साइज बड़ा है जिसके कारण HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन भी आता है कि इसी ग्रुप का HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्यों? ठीक है, इसी का तो इसका रीजन यही है, क्यों? क्योंकि HF में फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है HF में, जबकि HCl में क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अब वाटर के साथ HCl का नॉर्मल केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, लेकिन चूंकि HCl टूट कर करके H+ आयन देता है और जो वाटर से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और जिसके वजह से वो पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो वेपर प्रेशर का मान एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा? यानी कम जाएगा। यानी कैसा डेविएशन शो कर देगा? निगेटिव डेविएशन शो कर देगा। तीसरा नंबर है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच की दोस्ती बहुत तेज होती है, घनिष्ठ होती है। इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म। दोनों में बड़ी बढ़िया दोस्ती है, बड़ी घनिष्ठता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसके कारण वेपोराइज भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिला हुआ है एक दूसरे में, तो वेपर बनने के नहीं हो। यानी यहाँ भी वेपर कम बनेगा, यहाँ वेपर प्रेशर भी कम जाएगा। यानी ये भी कैसा डेविएशन शो करेगा? निगेटिव। अब एक बचा क्या, हम इसीलिए बाद में बता रहे हैं जो है लास्ट वाला, कि बेंजीन और मीथेनॉल, इसमें क्या है? तीन को तो हम छाट लिए कि निगेटिव है, मतलब जाहिर सी बात है आंसर यही होगा हमारा। ठीक है, यानी बी नंबर ये ऑप्शन हमारा सही है। देखते क्या है, क्यों है, कैसे सो, एक एक चीज को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, बेंजीन मीथेनॉल में क्या है कि मीथेनॉल का मतलब मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखो कैसे बनता है, CH3OH, यहाँ पर OH CH3 ले लिए, दो मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल ले लिए। यहाँ पार्शियल जब इलेक्ट्रॉन का होगा डिसलोकेशन तो खींचेगा, इस पर प्लस, यहाँ फिर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, डॉटेड बॉन्ड होता है। यानी इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यानी ये दोनों के बीच बहुत प्यार है, दो मॉलिक्यूल के बीच बहुत प्यार है, दोनों आपस में बड़ा प्यार से जुड़ जाते हैं। उसमें विलन का काम करता है बेंजीन। ये बेंजीन क्या करता है कि इन दोनों के प्यार में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब इसमें बीच में आ जाएगा बेंजीन, और जो दोनों के घनिष्ठता है, दोनों के बीच जो प्यार होने वाला है दो मॉलिक्यूल के बीच में, उसके बीच में विलन का काम कौन कर रहा है? बेंजीन कर रहा है। जिसके कारण ये अगर जुट जाता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता? बढ़ जाता, वेपर प्रेशर घट जाता। लेकिन ये विलन का काम कर दिया, दोनों को जुटने नहीं दिया, जिसके कारण दोनों ये इजिली वेपोराइज होंगे, आसानी से वेपर बन जाएगा। इसीलिए और इसका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगा। यानी कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 15। अगला कह रहा है कि बेंजोइक एसिड अंडरगो डाइमेराइजेशन। इस टर्म को समझो, डाइमेराइजेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल को मिल जाना। क्या है? दो मॉलिक्यूल का मिलना, जुड़ना। इन दो मॉलिक्यूल के मिलने की क्रिया को क्या? डाई का मतलब दो हुआ, मर्ज कर जाना। दो मॉलिक्यूल मिलता है उसे डाइमेराइजेशन कहते हैं। बेंजोइक एसिड का डाइमेराइजेशन हो रहा है। डाइमेराइजेशन बेंजोइक एसिड क्या है? C6H5COOH। ठीक है, इसको होता यही बेंजोइक एसिड। कैसे डाइमेराइज करता सो समझो।
C6H5 C डबल बॉन्ड O OH। अगर दूसरे तरह से देखिए तो HOC डबल बॉन्ड O C6H5। यहाँ क्या होगा, फिर देखो ये बॉन्ड इधर जाएगा, माइनस चार्ज ये खींचेगा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ माइनस डेल्टा, यहाँ प्लस डेल्टा, यहाँ फिर ये आएगा माइनस, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पे देखेंगे नहीं होगा तो एक स्पेशल क्लास ही ले लेंगे, एक क्लास ही आप लोग को वीडियो डाल देंगे ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत जगह इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि बहुत जगह केसेज में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। हर जगह इनऑर्गेनिक में भी देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया जा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम जा रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लियर कट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो उस पर स्पेशल लेक्चर डाल दें ताकि आप लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड समझने में सहूलियत हो कि किस किस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कब नहीं बनेगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो क्या इफेक्ट होगा, नहीं बनेगा तो क्या इफेक्ट होगा। उसमें दो प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक इंटर मॉलिक्यूलर बनता है, दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी अंतः आणविक अंतरा आणविक। तो उससे क्या प्रभाव है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का पूरा एक क्लास लगेगा, उसको हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग से यही कहेंगे अगर क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और कम से कम कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ठीक लग रहा है या यहाँ कमी है, तो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए ही है, आपको सिखाने के लिए सोचते हैं कि जितना ज़्यादा बता सके, कोशिश मेरी यही रहती है। तो आपका उसमें फीडबैक, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप अपने दोस्तों को भी बीच शेयर कीजिए, बताइए कि क्या है, कैसा लग रहा है, हमको भी कमेंट करके बताइए ताकि हमको भी पता चलेगा क्या ठीक चल रहा नहीं है। जहाँ अगर कमी लगे जरूर बताइए, वहाँ पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर डाइमेराइज मतलब दो मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दोनों मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण जुट जा रहे हैं। यानी जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल था, एक क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना, दोनों एक हो गया। ये दो था, दोनों मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या हो गया, एक हो गया। तो ये इसी क्रिया को कहा जाता है डाइमेराइजेशन। कहता है डाइमेराइज हो रहा है, तो उस केस में कहता है वांटअप फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ, मतलब बता रहा है कि वांटअप फैक्टर का मान क्या होगा। तो आपको पीछे की अथी में बता चुके हैं क्वेश्चन में कि अगर डिसोसिएट करता है, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट करता है तो इसके लिए वांटअप फैक्टर का मान I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अगर डिसोसिएट करता है तब, अगर एसोसिएट करता है मतलब जुटता है, और डाइमेराइज का मतलब क्या है, जुटना। और अगर एसोसिएट करता है तब आप लोग को हम बताए हैं कि I इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 1 बटा n इंटू अल्फा। अब n ये बता रहा है कि कितना मॉलिक्यूल मिल रहा है, कितना मॉलिक्यूल जुट रहा है। तो इसमें डाई का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल मर्ज किया, यानी हम यहाँ कहेंगे I माइनस 1 इंटू अल्फा। तो देखा जाए तो ये हो गया 2 में से 1 गया 1 हो गया, यानी हो जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में बाकी 15 क्वेश्चन और सॉल्यूशन करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी देखने में लगेगा बहुत काफ़ी बड़ा वीडियो हो जा रहा है। देखो इतना वीडियो लंबा होने का थोड़ा सा कारण है कि हर एक क्वेश्चन पे कोशिश मेरी यही है कि उसका पूरा उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको बता दिया जाए। मैं अगर सॉल्व करना होता तो केवल पहला का बी और दूसरा का सी करके आसान था, कर देना, कोई बड़ी भारी बात नहीं था। लेकिन देख रहे थे कि हर एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को हम चेक करके बता रहे थे कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आपको कॉन्सेप्ट जानकारी होगी कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है ये आंसर। ठीक है, तो इसके वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा चल जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, और आप लोग का प्यार बना रहे, और कोशिश यही करेंगे कि दोस्तों के बीच भी आप अपना कीजिए, और जितना हो सकेगा अधिक से अधिक आपको बताने का, आपको देने का, कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करेंगे। ओके ठीक है, बाय।